जेमिनाई सेड। अध्याय 305 पश्चिमी गोबी रेगिस्तान। हवाएं गरज रही थीं और कंकड़ पत्थर जमीन पर रगड़ खा रहे थे। काली रात के आसमान के नीचे विशाल गोबी का बंजर इलाका अंतहीन रूप से फैला हुआ था, जिसमें एक लोहे की ट्रेन मजबूती से आगे बढ़ रही थी। वहां अगर कोई आवाज बची थी तो वह थी पटरियों पर घिसते धातु के पहियों की। जब तक वे पूरी तरह से ध्रुवीय रात पोलर नाइट से बाहर नहीं निकल गए, तब तक ट्रेन एक सेकंड के लिए भी धीमी नहीं हुई और अंधेरे की चादर के नीचे तेजी से दौड़ती रही। हमारी वर्तमान गति के अनुसार हमें लगभग 5 घंटों में एबिस जोन नंबर 5 की ध्रुवीय रात की सीमा से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन बात यह है कि बाहर निकलने के बाद भी समय के हिसाब से हम आधी रात और डार्क टाइड्स अंधेरी लहरों के बीच में ही होंगे। हमें लहरों के गुजरने का इंतजार करना होगा। दिन का उजाला सुबह 9 बजे के आसपास होना चाहिए। इन्फिनिट ट्रेन के कॉकपिट के अंदर पूनम ने ट्रैक मैप और नेविगेशन सिस्टम पर गणना की, फिर राघव की ओर मुड़कर कहा, यह एबिस जोन नंबर 5 के फीनिक्स द्वारा अनुमानित विस्तार की गति पर आधारित है। वास्तविक स्थिति थोड़ी भिन्न हो सकती है। राघव ने उसकी बात पर सिर हिलाया। जब तक पटरियां साफ हैं और हम अभी स्टेल्थ मोड में हैं, तब तक ज्यादा चिंता की बात नहीं है। पूनम ने यात्रा लॉगबुक बंद की और राघव से कहा, मैं पटरियों को लेकर तुम्हारी चिंता समझती हूँ, लेकिन यह ऐसी चीज नहीं है जिसमें हम जल्दबाजी कर सकें। ईमानदारी से कहूँ तो भोपाल शहर से निकलने के समय हमने जो उम्मीद की थी, हालात उससे कहीं बेहतर हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अकेले नहीं हैं जो ट्रेन से भाग रहे हैं, राघव ने कहा। अजीबोगरीब जीव, ईरी एंटिटीज और ज़ोंबी बिना किसी कारण के रेलवे ट्रैक को नष्ट नहीं करते हैं। अब तक हमें 3 बार पटरियों के संकट का सामना करना पड़ा है, जिनमें से 2 मानव निर्मित थे। और चूंकि कयामत के दिन एपोकैलिप्स डे को अभी 100 दिन से भी कम समय हुआ है, इसलिए पटरियों को अभी तक ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन समय बीतने के साथ कौन जाने क्या हो। पटरियों की उन 3 घटनाओं में से एक चिराग में हुई थी, एक यूजिन शहर में, और दूसरी अंडरग्राउंड सिटी नंबर 9 पर पहुंचने से ठीक पहले हुई थी, जब एटमॉस्फेरिक माइका के टेंटिकल्स द्वारा पटरियों को नष्ट कर दिया गया था। पिछले अनुभवों से पता चलता है कि अंधेरे से चिन्हित ज़ोंबी और ईरी एंटिटीज आमतौर पर केवल टाइड के दौरान ही मनुष्यों पर हमला करते हैं। यहाँ तक कि जब वे इमारतों को नष्ट करते हैं तो उनका इरादा लोगों को नुकसान पहुँचाना होता है। इसके अलावा आधुनिक प्लेनेटरी ऑर्बिटल रेल्स और हाई स्पीड ट्रैक बहुत उच्च मानकों पर बनाए गए थे, इसलिए अधिकांश भाग के लिए यात्रा सुचारू रही है। इसके अलावा उनका काफिला अकेला इस रास्ते पर नहीं था, अन्य टीमों के पास भी पटरियों की मरम्मत के तरीके जरूर होंगे। हमारी ट्रेन टीम का अंततः विस्तार होने वाला है। राघव पीछे की ओर झुक गया, अपने हाथों को सिर के पीछे रखते हुए। इस मुद्दे को जल्द या बाद में सुलझाना ही होगा। सबसे आगे ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 चल रही थी, जिसमें पटरियों की स्थिति की जांच करने वाली टीम, रडार सिस्टम और डैनियल व अनुष्का दोनों सवार थे। इसका मतलब था कि राघव की टीम और उनके पीछे की ट्रेनें थोड़ी राहत ले सकती थीं। जेमिनाई सेड। अध्याय के इस अगले भाग में राघव और पूनम अपनी आगे की यात्रा की योजना बनाते हैं। वे क्वानचिंग से लूलिंग और फिर हरिपुर होते हुए डॉन सिटी जाने के मार्ग पर चर्चा करते हैं। राघव हरिपुर के महत्व के बारे में बताता है, जो रेलगाड़ियों के संशोधन और बड़े काफिलों का एक प्रमुख केंद्र है। वे अन्य समूहों और संगठनों की संभावित गतिविधियों और भविष्य में होने वाले रास्तों के अलगाव पर भी बात करते हैं। बातचीत के दौरान कयामत के करीब आते समय और दुनिया भर में फैलते अंधेरे के क्षेत्रों एबिस जोन्स को लेकर एक गहरी चिंता और थकान साफ झलकती है। अंत में तनावपूर्ण माहौल के बीच एक संक्षिप्त भावनात्मक क्षण आता है। पूनम राघव की थकान और चोटों को देखते हुए उसकी देखभाल करती है, जिससे राघव को अपनी कठिन यात्रा की थकान से थोड़ी राहत महसूस होती है। जेमिनाई सेड। हालांकि टीचर पूनम अपनी हरकतों में थोड़ी अनाड़ी थीं, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, बिना किसी हड़बड़ाहट और बिना किसी झिझक के। उनकी कोमल सांसों और शांत फुसफुसाहट ने राघव के कानों में सिहरन पैदा कर दी और उसके सीने और पेट में एक बढ़ती हुई गर्मी को जगा दिया। जैसे ही वह उठकर बैठने वाला था, पूनम ने धीरे से उसे वापस नीचे दबा दिया और अपनी नज़रें ऊपर उठाईं, जो पानी की तरह कोमल लेकिन दृढ़ निश्चय से भरी थीं। हिलो मत, मुझे संभालने दो। वह खड़ी हुई, सब कुछ त्याग दिया, अपने होंठों को चबाया और एक बार फिर नीचे झुक गई। हम जो भी दबाव झेल रहे हैं, अब हमें उसे अकेले सहने की जरूरत नहीं है। अब से चाहे जीवन हो या मृत्यु, हम साथ मिलकर इसका सामना करेंगे। राघव के चेहरे को अपनी हथेलियों के बीच थामे हुए वह एक लयबद्ध गरिमा के साथ आगे बढ़ी। उनकी आवाज़ नर्म और सुखदायक थी। राघव के सीने में गर्मी की एक लहर दौड़ गई, जिससे उसके भीतर का तनाव ढीला पड़ गया। वह खुद को टीचर पूनम की कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेटने और उनकी सुकून देने वाली खुशबू में खुद को खोने से नहीं रोक सका।
इन्फिनिट ट्रेन के कॉकपिट के अंदर थकान और कोमलता की लहरें ज्वार की तरह उमड़ रही थीं, जुनून और शांत हवा का एक मिश्रण, उत्तेजित, जंगली और किसी भी कृत्रिम एहसास से कहीं ज़्यादा रोमांचक। इसके बाद राघव ने पूरी तरह से तरोताजा महसूस किया। कोर्स शेपर्ड कॉप्स शेफर्ड के साथ उस मुठभेड़ के बाद से वह रात में दिखने वाली आम अजीबोगरीब संस्थाओं, एयरी एंटिटीज के बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं था। उसकी मानसिकता काफ़ी मजबूत हो गई थी। कैरेज नंबर 1 के स्लीपिंग केबिन में राघव ने स्नान किया। टीचर पूनम पहले ही चैन की नींद सो चुकी थीं। चूंकि ध्रुवीय रात क्षेत्र पोलर नाइट जोन का ये सफ़र अभी भी जारी था, राघव ने खुद पहरा देने की योजना बनाई। एक बार जब वे बाहर निकल जाते तो वह आराम करता और पूनम को कमान संभालने देता। केबिन का दरवाज़ा बंद करने के बाद उसने 20 थंडर फाल्कन 2000 अटैक ड्रोन्स को सक्रिय किया। अचनेरा यिजिन शहर में फंसे होने के दौरान की यह एक बड़ी उपलब्धि थी। वह लंबे समय से अटैक ड्रोन बनाना चाहता था, लेकिन रिमोट मैकेनिकल कंट्रोल क्षमता की कमी के कारण वह पहले विस्फोटक से लदे छोटे यूनिट्स को मैन्युअल रूप से चलाने तक सीमित था, जो युद्ध में आदर्श नहीं था। वास्तविक खतरों के सामने यह उसे एक मजाक जैसा महसूस कराता था। अब न केवल वह मशीनों को सीधे दूर से नियंत्रित कर सकता था, बल्कि ये थंडर फाल्कन ड्रोन्स पहले के रोटर मॉडल की तुलना में कहीं बेहतर थे। हॉल थ्रस्टर्स से लैस वे बेहद तेज, फुर्तीले, बख्तरबंद और सबसे महत्वपूर्ण, प्रत्येक एक आग पल्स कैनन के साथ आते थे। राघव ने हाथ उठाया और एक हल्की गूंज के साथ 20 गोलाकार ड्रोन्स ने एक साथ उड़ान भरी और उसके सामने एक पूर्ण घेरे में मंडराने लगे। उनकी लाल बत्तियां डरावनी चमक के साथ एक यांत्रिक प्रभामंडल बना रही थी जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने अपनी उंगली घुमाई और उसके सटीक आदेश के तहत ड्रोन्स एक एस फॉर्मेशन में बदल गए, फिर तुरंत बीक में, बिल्कुल त्रुटिहीन और तालमेल के साथ। राघव की आंखें उत्साह से चमक उठीं। अगर मैं ऐसे 200 नहीं 2000 बना लूं तो क्या मैं मूल रूप से एक यांत्रिक झुंड की रानी नहीं बन जाऊंगा? धत्तेरे की, इसे कहते हैं असली मैकेनिकल गॉड। सिर्फ ड्रोन्स से भरे आसमान की कल्पना करने मात्र से, जो आग की बौछार कर रहे हों, उसके रोंगटे खड़े हो गए। रुको, क्या होगा अगर मैं कुछ को जोड़कर अपने पावर आर्मर पर लगा दूं? मैं उड़ सकूंगा। हाँ, मैं सच में जीनियस हूँ। वह और भी अधिक उत्साहित हो गया। उसने अपने लोन वुल्फ एस पावर आर्मर को बदलने और एक ब्लैक हॉक साइलेंट हंटर, एक स्टील था वुल्फ क्लास सूट बनाने का फैसला किया। उसने पूनम और रिया दोनों के हाथों में इसकी क्षमताओं को देखा था। ये पूरी तरह से बंद सूट था और हालांकि यह पूर्ण उड़ान में सक्षम नहीं था, इसमें माइक्रो थ्रस्टर्स थे जो कम ऊंचाई पर ग्लाइडिंग की अनुमति देते थे, जिससे सैकड़ों मीटर ऊंची इमारतों पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। अपने कुछ सुधारों के साथ राघव को भरोसा था कि वह गतिशीलता को अगले स्तर तक ले जा सकता है। अब उसे उड़ान के लिए कृति पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, उसकी अपनी गतिशीलता आसमान छू लेगी। उसी क्षण उसने अपना R&D डैशबोर्ड खोला। G3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन ब्लूप्रिंट विकास में 16 घंटे 29 मिनट शेष। नया ब्लूप्रिंट लगभग तैयार है। भले ही वह रेलगन अपग्रेड के लिए उत्साहित था, उसने पहले कैरेज नंबर 5 में एक बुनियादी G3 रेलगन बनाने का फैसला किया। तकनीक जितनी नई होती गई, उसका निर्माण उतना ही जटिल होता गया। वह एक ब्लैक हॉक बना सकता था, लेकिन पूरे काफिले के लिए इन सूट्स का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की क्षमता उसके पास अभी नहीं थी। उसने सोचा कि टीम को लोन वुल्फ एस सूट से लैस करना ही पहले से एक बड़ी छलांग थी, जो उसने शुरू में टीआरपी सिस्टम के साथ योजना बनाई थी, उससे कहीं बेहतर। जल्दबाजी में ज़रूरत से ज़्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसने 1130 CIWS और G3 रेलगन पर काम जारी रखने की भी योजना बनाई, लेकिन वह सन ट्रेन के काफिले में शामिल होने तक प्रतीक्षा करेगा। निर्माण तब नई बोगियों के लेआउट पर निर्भर करेगा। फिलहाल उसने हाल के झटकों के बाद ट्रेन की मरम्मत पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ऑटो बुलेट प्रेसिंग मशीन को भी रोक दिया। इसके अलावा वह ये देखना चाहता था कि डायना का सिस्टम ओवरराइड कैसे आगे बढ़ रहा है। अंततः वह उसे ब्लूप्रिंट कार्यान्वयन और डिज़ाइन में सहायता के लिए नियुक्त कर सकता था। उसके मन में एक और मामला उसकी पावर सर्ज स्किल का था। मैकेनिकल एम्प्लीफिकेशन के साथ इसे अपग्रेड करने के लिए उसे 300 मेगावाट श्रेणी के परमाणु ऊर्जा इकाई को निगलने की आवश्यकता थी। लेकिन अभी केवल ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 और मोनिका क्वीन ट्रेनों में ही इतने उच्च आउटपुट वाले इंजन थे। वह किसी और के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चुरा नहीं सकता था, और अगर उसके पास एक होता भी तो स्किल अपग्रेड के लिए इसका उपयोग करना बहुत कष्टदायक होता। अभी यह इसके लायक नहीं था। पावर सर्ज के अलावा एकमात्र स्किल जिसे उसने अभी तक अधिकतम नहीं किया था वह थी बैकलैश, जो इस स्तर पर थी। बैकलैश दुर्लभ स्तर 2 50%।
एक बार जब हम सन कॉनॉय के साथ जुड़ जाएंगे तो मैं एक मिसाइल कैरिज बनाऊंगा और अपने स्कैन से उस मिग 66 रोटेटिंग आर्म मिसाइल रैक को फिर से तैयार करूंगा। ये सब योजना बनाते हुए वह पीछे की बोगियों की ओर चल पड़ा, लापरवाही से अपने मैकेनिकल हॉर्ट का उपयोग करके कार की संरचना को स्कैन करने और किसी भी मामूली नुकसान की मरम्मत करने लगा। लेकिन सच तो यह है कि नया कॉम्पोजिट आर्मर इतना मजबूत था कि चीक करने के लिए बहुत कुछ नहीं था, जो एक राहत की बात थी। उसने कैरिज नंबर 2 में कदम रखा। अंधेरी बोगी केवल कृति के सूचना केंद्र से निकलने वाली हल्की नीली रोशनी से जगमगा रही थी। रजिता अपनी बर्थ पर गहरी नींद में सो रही थी, जबकि कृति अपनी घूमने वाली कुर्सी पर पालथी मारकर बैठी थी। उसके मुंह के कोने में एक लॉलीपॉप दबा था और उसकी आंखें कंप्यूटर स्क्रीन पर केंद्रित थीं। कैसा चल रहा है? राघव ने पास जाकर धीमी आवाज में पूछा। इतनी जल्दी नहीं, कृति ने उत्तर दिया। उसकी 10 उंगलियां कीबोर्ड पर बिजली की तरह चल रही थीं और वह कैंडी चूस रही थी। इन कंप्यूटरों में पर्याप्त प्रोसेसिंग पावर नहीं है। डायना के डेटा का विश्लेषण करने में समय लगेगा। इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती। जेमिनाई सेड। हाँ, मुझे लगा ही था। राघव ने सिर हिलाया। जब हमें मौका मिलेगा मैं तुम्हारे सेटअप को अपग्रेड कर दूंगा। पफ, सपने देखना छोड़ो। क्या तुम्हें पता भी है कि 8192 कोर वाले क्वांटम कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? कृति अपनी कुर्सी पर घूमी और अपनी लॉलीपॉप उसकी ओर तानी। इतनी कंप्यूटिंग पावर पूरे ओशनिक रेल ऑपरेशन यूनिट को चला सकती है। ये सिंगूर सिटी स्पेसपोर्ट के क्लाइंबिंग एलिवेटर सिस्टम से भी ज़्यादा ताकतवर है। तुम्हें लगता है कि तुम बस यूं ही इसे हासिल कर लोगे? राघव मुस्कुराया। वैसे क्या हमारे पास पहले से एक नहीं है? कृति ने अपनी आंखें घुमाई, लेकिन फिर लहजा बदलते हुए बुदबुदाई। सोचा जाए तो ये क्रिम्सन वर्ल्ड वाकई कुछ खास होगा। उन्होंने डायना जैसी बुद्धि को उस तरह के क्रायो सेंटर में स्थापित किया, और वह शायद सिर्फ एक सरलीकृत ऑफलाइन संस्करण है। उसका इशारा साफ था, अगर एक डायना है तो वैसी और भी होंगी, और उनमें से कुछ शायद और भी शक्तिशाली होंगी। राघव समझ गया और धीरे से सांस छोड़ी। अगर वह सिर्फ दिखावे के लिए कोई फर्जी सेंटर होता तो उन्हें ऐसी मशीन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन डायरेक्टर रिया ने कहा था कि वे फंगल धागे वास्तव में मानव चेतना को अपलोड करने और मस्तिष्क को एक कंप्यूटिंग नोड के रूप में उपयोग करने में सक्षम हो सकते हैं। जिसका मतलब है, हाँ, ये सब सिर्फ अमीर लोगों के लिए कोई घोटाला नहीं है। ये गंभीर तकनीक है। कृति ने सिर हिलाया। सही बात है, लेकिन बेहतर होगा कि उसे चालू करने से पहले तुम मुझे ओवरराइड पूरा करने दो। अगर डायना अभी जाग गई और सिस्टम का पुनर्लेखन पूरा नहीं हुआ तो वह एक बड़ा खतरा बन सकती है। चिंता मत करो, राघव ने मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं उसे तुम्हारे भरोसे छोड़ता हूँ। तुम इसे संभाल लेना। अभी डायना का आदेश 0 एलिमेंट सेंटर की रक्षा करना था, लेकिन सेंटर के नष्ट होने के बाद ये कहना मुश्किल था कि रिबूट होने पर वह क्या करेगी। वह किसी प्रकार के शत्रुतापूर्ण प्रोटोकॉल को भी सक्रिय कर सकती थी। राघव ने अपनी मैकेनिकल एबिलिटी से पहले ही गुप्त रूप से उसके ऊर्जा संचरण मॉड्यूल को काट दिया था। बिना शारीरिक मरम्मत के कोई भी उसे दोबारा चालू नहीं कर सकता था। लेकिन कृति ने तुरंत अपने हाथ हिलाए। बिल्कुल नहीं, मैं उसे यहाँ नहीं चाहती। क्या तुम भी डर गई? कतई नहीं। कृति ने पास में सो रही रजिता की ओर देखा। लेकिन अगर तुम उसे यहाँ छोड़ दोगे तो वह छोटी बच्ची कभी सो नहीं पाएगी। ठीक है, ठीक है। राघव धीरे से हंसा। वह समझ गया था डायना डिसेंट गुड से थी। उसके पास अत्यंत उन्नत एआई था और उसका स्वरूप परेशान करने वाली हद तक इंसानी था। चालक दल की उसके प्रति बेचैनी स्वाभाविक थी। वह जाने के लिए मुड़ा, लेकिन कृति ने अचानक अपना पैर फैलाकर उसका रास्ता रोक दिया। उसकी आंखें उस पर टिकी थीं। रुको, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, राघव मुस्कुराया, उसके गालों को थाम लिया और उसके लॉलीपॉप के स्वाद वाले होठों पर एक छोटा सा चुंबन लिया। ये लो, एक छोटा सा इनाम। अचानक हुई इस हरकत से कृति का चेहरा एकदम लाल हो गया। उसने तुरंत राघव को लात मारकर दूर किया और झुंझलाहट में चिल्लाए, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम थरकी। राघव ने अपना सिर खुजलाया और अजीब ढंग से हंसने लगा। ओह, तो तुम क्या कहने वाली थी? कृति की छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। उसने उसे एक तीखी नज़र से देखा, फिर पीछे मुड़कर एक त्वरित कमांड टाइप की और स्क्रीन पर एक छवि ले आए। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे लिए ये बनाओ। राघव ने ब्लूप्रिंट की ओर देखा। यह एक प्रकार का ठंडा हथियार लग रहा था, फिनिक्स के पंख के आकार का एक ब्लेड। अजीब बात यह थी कि इसमें कोई हत्था नहीं था। इसके दोनों सिरे नुकीले थे और इसे पकड़ने की कोई जगह नहीं थी। ये चाकू के बजाय दोधारी फेंकने वाले ब्लेड जैसा लग रहा था। यह क्या है? राघव ने भौहें से कुड़ी। एक ब्लेड, ये कुछ ऐसा है जो मैंने सोचा है, कृति ने समझाया।
मुझे पुराने फेडरेशन डेटाबेस में इसका आधार डिज़ाइन मिला। यह एक पुराना मेक वेपन प्रोटोटाइप है, एक सिकुड़ने वाला घूमने वाला ब्लेड। उस डिज़ाइन को रद्द कर दिया गया था। राघव उलझन में लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या योजना बना रही है। कृति ने उसकी उलझन को भांप लिया और आगे विस्तार से बताया। जेमिनाई सेड, याद है जब हमने उस फीनिक्स क्षमता का परीक्षण किया था और तेज ने शक्ति विकास के बारे में बात की थी? मैं तब से उसी के बारे में सोच रही हूँ। मेरी क्षमता ज़्यादातर व्यवहारिक कार्यों के लिए है, हमले के लिए बहुत कारगर नहीं। मैंने पहले वह बड़े पैमाने वाली शॉकवेव आघात तरंग बनाई है, लेकिन उसमें बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती है। तो मैंने सोचा, शायद ठंडे हथियार कोल्ड वेपन्स मेरे लिए बेहतर हैं। अगर तुम ये ब्लेड बना सको तो मैं इन्हें टेलीकिनेसिस दूरसंवेदी शक्ति से नियंत्रित कर सकती हूँ। वे घातक होंगे, दोबारा इस्तेमाल किए जा सकेंगे और मेरी तरफ से ऊर्जा की खपत भी कम होगी। एक तीर से 4 शिकार, काफ़ी स्मार्ट है ना? राघव अंततः समझ गया, हालांकि उसने थोड़ी भौहें सिकुड़ी। 4 शिकार, चौथा क्या है? कृति धीरे से हंसी, अपनी कुर्सी घुमाए और राघव को अपने पैरों के बीच घेरते हुए शरारत भरी मुस्कान के साथ बोली, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे लिए ऐसे 100 सेट बनाओ। उसने अचानक एक मार्शल आर्ट मुद्रा बनाई और हवा में किसी कुंग-फू मास्टर की तरह वार किया। मैं उन सबको एक साथ नियंत्रित करूंगी, राक्षसों के झुंड को काटने के लिए उन्हें ब्लेड के तूफान में बदल दूंगी। रक्षा के लिए वे एक ड्रैगन स्केल शील्ड ढाल बना लेंगे जिसे भेदना नामुमकिन होगा। यही चौथा शिकार है, हमला, रक्षा, दक्षता और स्टाइल। राघव की आंखें चमक उठीं। इस लड़की के अलावा और कौन इतना शानदार विचार सोच सकता था? उसकी टेलीकिनेटिक शक्ति हाल ही में काफ़ी मजबूत हुई थी और ये तरीका वास्तव में उसकी मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। साथ ही इन ब्लेडों का दोबारा उपयोग किया जा सकता था। अगर कोई टूट भी जाता तो राघव नया बना सकता था। केवल शॉकवेव का उपयोग करने से यह निश्चित रूप से अधिक कुशल था। एकमात्र कमी, उच्च स्तरीय ईरी एंटिटीज की रक्षा प्रणाली बहुत मजबूत थी। कभी कभी राघव को भी अपनी इलेक्ट्रिक ब्लेड से उन्हें काटने में संघर्ष करना पड़ता था। इसलिए कठिन लक्ष्यों के लिए उसे अभी भी शॉकवेव्स और केंद्रित टेलीकिनेटिक वार का मिश्रण इस्तेमाल करना होगा। शानदार विचार है, राघव ने सिर हिलाते हुए कहा। मैं तुम्हारे लिए 100 सेट बनाऊंगा। मैं एक विशेष ऑटो डिप्लॉय कंटेनर भी डिज़ाइन करूंगा और उसे ट्रेन की छत पर लगा दूंगा। जब तुम्हें ज़रूरत होगी तुम बस उन्हें बुला लेना। कृति की आंखें चमक उठीं। हाँ, बिल्कुल यही मैं चाहती थी मम्मा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, राघव ने फिर से उस पर अचानक हमला किया, उसके कोमल होठों पर एक और चुंबन लिया और वहां से भाग निकला। हे तुम! कृति उस पीछे हटते हुए बदमाश पर गुस्से का नाटक करते हुए चिल्लाई। लेकिन उसकी आंखों में खुशी की एक हल्की चमक थी। कितना बदतमीज है! राघव मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ये शरारती लड़की वाकई प्यारी थी। अपनी जुबान और नखरों के पीछे वह बेहद सख्त और अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान थी, एक सच्ची जीनियस लड़की जो अपने बीते हुए कल के घावों के बावजूद मजबूत थी। हाँ, वह जिद्दी और नखरेबाज हो सकती थी, लेकिन राघव के लिए ये सब मायने नहीं रखता था। हर जीवन मरण की लड़ाई के साथ उनका बंधन और मजबूत होता गया, और हालांकि वह अब भी शर्माती थी और भाव खाती थी, हमेशा अंधेरे कोनों में छिप जाती या अपना लिप ग्लॉस ठीक करने का बहाना करती थी, राघव जानता था कि वे दोनों इस दिखावे के पीछे की सच्चाई को समझते थे। कैरेज नंबर 3 में प्रोटोकॉल के अनुसार ट्रेन की सभी लाइटें बंद थीं, लेकिन रिया का एक छोटा टेबल लैंप अभी भी जल रहा था। उसकी हल्की रोशनी में वह लैब उपकरणों के एक सेट का उपयोग करके उस फंगल नमूने का सावधानीपूर्वक निरीक्षण कर रही थी जिसे वह जीरो एलिमेंट सेंटर से वापस लाई थी। जब राघव ने बोगी में कदम रखा तो रिया ने ऊपर देखा। तुम थके हुए लग रहे हो, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक हम पोलराइज जोन से बाहर नहीं निकल जाते, राघव ने उत्तर दिया। वह थोड़ा हैरान था, प्रिया आमतौर पर इस तरह की बातें नहीं करती थी। उसने अपने औजार नीचे रखे, उसकी ओर मुड़ी और शांत गंभीरता के साथ बोली, यह विचार कि मायोसेलियल नेटवर्क मानव चेतना को अपलोड कर सकता है, उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये बताता है कि डार्क एंटिटीज, अंधेरी शक्तियाँ इंसानों को हमारी सोच से कहीं बेहतर समझती हैं। जब हम अंधेरे का अध्ययन कर रहे होते हैं, तब अंधेरा हमारा अध्ययन कर रहा होता है। राघव की आंखें पैनी हो गईं और उसने धीरे से कहा, जब तुम पाताल की गहराई को देखते हो तो वह पाताल भी तुम्हें देख रहा होता है। रिया ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ीं। एक और बात है, चूंकि मायोसेलियल नेटवर्क और स्काई मशरूम टावर दोनों ही इंसानी विचारों को समझने में सक्षम अद्वितीय जीवन रूप हैं, उनका आग के प्रति इतना संवेदनशील होना बहुत आसान लगता है।
उनके संभावित मूल्य की तुलना में इस तरह की घातक कमजोरी मेल नहीं खाती, ये संदिग्ध रूप से असंतुलित है। तुम्हारा मतलब है, उन्हें नष्ट करना इतना आसान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, राघव ने हल्की चिंता में माथे पर बल डाला। शायद इसलिए क्योंकि हम पोलर नाइट जोन के बहुत अंदर हैं, जो मूल रूप से उनका इलाका है। ये समझा सकता है। अगर यही तुम्हारा तर्क है, रिया ने उसकी बात काटते हुए कहा, तो तुमने जो कॉप्स शेपर्ड देखा था वह उनके आंतरिक रक्षा तंत्र का एक हिस्सा हो सकता है, उनके सुरक्षा तंत्र का एक अंग। और टावर का हमारा विनाश शायद सिर्फ एक संयोग था। वह रुकी, फिर आगे कहा, बेशक ये भी संभव है कि मानवता को इस बात की समझ ही नहीं है कि पोलर नाइट के भीतर वास्तव में क्या हो रहा है। सूचनाओं का एक गंभीर अंतराल है। आखिरकार डार्क एंटिटीज के सामने हम इंसान अभी भी बेहद छोटे हैं। उनके क्षेत्र में जाकर स्काई मशरूम टावर को उड़ा देना, वह शायद 10 लाख में से एक होने वाली घटना थी। अब मैं समझ रहा हूं कि तुम क्या कहना चाह रही हो। एक और चीज़ है जिसमें तुम्हें दिलचस्पी हो सकती है। रिया लैब स्टेशन के एक तरफ बढ़ी। वहां 2 प्लांट कल्टीवेशन चैम्बर्स पौध संवर्धन कक्ष थे। एक में हेल्स ब्लैक क्राइसेंथेमम नर्क का काला गुलदाउदी था और दूसरे में सिल्वर ड्रैगन 10,000 स्ट्रैंड। अजीब बात यह थी कि हेल्स ब्लैक क्राइसेंथेमम पहले की तुलना में काफ़ी बड़ा दिख रहा था। उससे भी ज़्यादा अजीब यह था कि सिल्वर ड्रैगन 10,000 स्ट्रैंड अपने पिछले चांदी जैसे सफ़ेद अंकुर के रूप से काफ़ी लंबा हो गया था। उसके तने के बीच में एक सफ़ेद फूलों की कली निकल आई थी, जो एक रहस्यमयी रोशनी के साथ हल्की चमक रही थी। अध्याय 306, तुम्हें ये चेन कहाँ से मिली? ब्लड स्कर्ज फ्लोरा रक्त अभिशाप वनस्पतियों के उत्परिवर्तन को देखकर राघव के हाव भाव गंभीर हो गए। वह तुरंत आगे बढ़ा और गहरी आवाज में पूछा, ये सब कब से हो रहा है? पिछले 24 घंटों के भीतर, रिया ने कहा। यह स्पष्ट है कि ध्रुवीय रात पोलर नाइट के दौरान ब्लड स्कर्ज फ्लोरा अत्यंत तेजी से बढ़ता है। राघव ने उत्तर दिया, क्या यही कारण है कि ब्लड स्कर्ज केवल ध्रुवीय रात के दौरान ही दिखाई देता है? हो सकता है, रिया ने सिर हिलाया। जो स्पष्ट है वह यह है कि ब्लड स्कर्ज ने ध्रुवीय रात की विशिष्ट पारिस्थितिक स्थिति, सीधे तौर पर कहें तो डार्क इन्वेजन, अंधेरे के आक्रमण की शक्ति के साथ खुद को ढाल लिया है। मैंने इन दोनों नमूनों को अवलोकन के लिए ट्रेन से बाहर निकालकर उसी वातावरण में रखा था। राघव के सीने में एक सिहरन दौड़ गई। अगर ऐसा था तो क्या ईरी क्यूब की उपस्थिति अंततः हेल्स ब्लैक क्राइसेंथेमम और सिल्वर ड्रैगन 10,000 स्ट्रैंड की वृद्धि में बाधा बन रही थी? लेकिन फिर उसके पास विकल्प ही क्या था? वह इन पौधों की वृद्धि को तेज करने के लिए सभी को डार्क इन्वेजन के खतरे में डालकर पूरी ट्रेन की सुरक्षा जोखिम में नहीं डाल सकता था। वास्तव में इन्फिनिट ट्रेन के चालक दल के अन्य बचे लोगों की तुलना में तेजी से प्रगति करने और बेहतर मानसिकता रखने का बड़ा कारण ईरी क्यूब ही था। भय की ऊर्जा से बचाने की इसकी क्षमता के बिना वे उस शापित डार्क रेडियो के हमले के सामने असहाय होते। यदि उसकी यांत्रिक क्षमता न होती तो वे सभी उस 1542 फ्रीक्वेंसी में फंस गए होते। शायद हम इन वनस्पतियों को अध्ययन के समय के अलावा पिछले कैरिज में रखने की कोशिश कर सकते हैं। ईरी क्यूब की सीमा सीमित थी। राघव ने सोचा कि जब रिया सक्रिय रूप से उन पर शोध नहीं कर रही हो तो वह प्रभावों का परीक्षण करने के लिए नमूनों को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पिछली बोगी में रख सकती है। ये सोचते हुए वह उसकी ओर मुड़ा। परिपक्व होने के बाद क्या इन वनस्पतियों में कोई नए लक्षण विकसित होते हैं? रिया ने उत्तर दिया, जहां तक क्राइसेंथेमम की बात है, अभी तक कुछ खास नहीं। शायद इसकी डार्क एनर्जी रूपांतरण दक्षता में सुधार हुआ है, लेकिन जब से हमने जिलान शहर छोड़ा है, मैंने चालक दल के शारीरिक आंकड़ों में काफ़ी वृद्धि देखी है। फीनिक्स पीक पावर डिटेक्टर के साथ हमें अधिक सटीक रीडिंग मिलेगी। फिलहाल ये केवल एक अनुमान है। जहां तक सिल्वर ड्रैगन 10,000 स्ट्रैंड की बात है, उसने उस अजीब सफ़ेद कली की ओर देखा और कहा, अब जब ये खिल रही है तो निश्चित रूप से इसमें नए लक्षण उभर रहे होंगे। लेकिन हमें पूरी तरह से पता तभी चलेगा जब ये पूरी तरह खुल जाएगी, शायद कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में। जेमिनाई सेड, ठीक है। राघव ने उम्मीद के साथ सिर हिलाया। ब्लड स्कर्ज फ्लोरा पूरी ट्रेन के लिए असीमित संभावनाओं का स्रोत था। यहाँ तक कि फीनिक्स ने भी अपने शोध में इसे प्राथमिकता दी थी। नाइटवॉकर्स के डिवीजन 2 पोलर नाइट डिवीजन को ध्रुवीय रात की गहराई में खोज करने, तारामंडल के अध्ययन और इन दुर्लभ वनस्पतियों के शिकार का काम सौंपा गया था। डिवीजन 2 नाइटवॉकर्स की सबसे छोटी लेकिन सबसे विशिष्ट टीम थी, जिसके पास बेहतरीन उपकरण और जबरदस्त युद्धक शक्ति थी, जो ध्रुवीय रात में जीवित रहने की क्षमता को अधिकतम करने के लिए बनाई गई थी। उनके द्वारा जुटाई गई जानकारी मानवता के भविष्य को सीधे प्रभावित कर सकती थी। विकसित हो रही वनस्पतियों को देखकर राघव को अधिक सुकून महसूस हुआ।
शुक्र है कि रिया शोध का नेतृत्व करने के लिए जहाज पर थी। उसने महत्वपूर्ण डेटा प्रदान किया था जो उनके जीवित रहने की संभावनाओं को नाटकीय रूप से बढ़ा सकता था। उसने शुरू में वनस्पति बोगी के लिए एक प्लांट विशेषज्ञ को रखने की योजना बनाई थी, लेकिन जब वह काम नहीं बना तो पादप आधारित शक्ति वाली यह शांत जीनियस जीव विज्ञान प्रोफेसर व्यवहारिक रूप से उसके लिए एक ईश्वरीय आशीर्वाद बन गई थी। राघव ने रिसर्च कार में चारों ओर देखा। लैब की मेज पर टूटी हुई कुछ टेस्ट ट्यूब और कांच के बर्तनों के अलावा पहले के झटकों से कुछ भी क्षतिग्रस्त नहीं लग रहा था। ये दृश्य देखकर राघव का दिल धड़क गया। धत, कैरेज नंबर 4 में कल्टीवेशन पॉड्स में बहुत सारा सामान है। शांत रहो, रिया ने ऊपर देखे बिना शांति से उत्तर दिया। केवल 2 पुराने लैब जार टूटे हैं। पॉलीकार्बोनेट वाले जो तुमने बनाए थे वे अभी भी सुरक्षित हैं। राघव बीच रास्ते में ही रुक गया, फिर राहत की सांस ली। एक पल के लिए मुझे लगा कि हमारा बगीचा बर्बाद हो गया। जब तुम चिंतित होते हो तो हमेशा ऐसे ही हो जाते हो। उसे आराम करना चाहिए। सुहास ने एक लंबी सांस छोड़ी और पूनम की ओर मुड़ा। क्या तुम्हें नहीं लगता थके हुए तो तुम हो? पूनम ने सीधे जवाब देने की जहमत भी नहीं उठाई। सुहास मुड़ा तो देखा कि जूही उसे देख रही थी, हाथ जेब में थे और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उसका दिल धड़क उठा, कुछ तो गड़बड़ है। वह जल्दी से बड़बड़ाया, उसने 0 एलिमेंट सेंटर में भी पूरी रात काम किया है। उसे आराम करने दो, अभी भी ध्रुवीय रात है, हमें बस किसी के पहरे पर रहने की जरूरत है। रिया अचानक आगे बढ़ी और अपनी शांत बौद्धिक दृष्टि से राघव की ओर देखा। मैंने एक नई तरकीब सीखी है, देखना चाहोगे? नई तरकीब? वाह, ये तो बहुत सीधा था। राघव का चेहरा थोड़ा सिकुड़ा। क्या उसका एम-साइट फिर से जाग रहा था? उसने जल्दी से मना कर दिया। तुम्हारे आराम करने तक इंतजार करते हैं, मुझे पहले हथियारों का सेटअप पूरा करना है। ऐसा नहीं था कि राघव का मन नहीं था, लेकिन गंभीरता से उसने अभी तो, और इसके अलावा हथियारों का निर्माण और ट्रेन की मरम्मत का काम इंतजार नहीं कर सकता था। इन्फिनिट ट्रेन मजबूत थी, हाँ, लेकिन जब तक वह हर एक बोगी का निरीक्षण नहीं कर लेता उसे चैन नहीं मिलने वाला था। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, किसी चीज ने उसका रास्ता रोक दिया। उसने नीचे देखा और महसूस किया कि पास के एक गमले से पोथोस की बेल बाहर निकल आई थी, जो उसके पेट के ठीक सामने किसी जीवित प्राणी की तरह रुकी हुई थी। वह केवल जीवित नहीं थी, उसमें बल था। उस पतली हरी बेल में स्टील के तार जैसी ताकत थी। यह मेरी नई तरकीब है। जिलान शहर छोड़ने के बाद से रिया की पौधों की शक्तियां नाटकीय रूप से विकसित हुई थीं। उसकी क्षमताएं प्राकृतिक विकास के नियमों को तोड़ चुकी थीं, जिससे वह पौधों को अजीब तरीकों से आकार दे सकती थी। उनकी लोच, कठोरता, मजबूती और बहुत कुछ बदल सकती थी। राघव मुड़ा, दंग रह गया। रिया हाथ जेब में डाले खड़ी थी, हमेशा की तरह शांत, जबकि उसके सिर के ऊपर लगा छोटा सा फूल हल्की गुलाबी रंगत के साथ झूम रहा था, प्यारा और उसकी सामान्य बौद्धिक ठंडक से बिल्कुल अलग। अगर तुम्हें चिंता है कि यौन संबंध शुरू करते समय मैं बहुत हावी हो जाती हूँ, तो मैं इसे कम कर सकती हूँ। चाहे समय, स्थान या स्थिति कोई भी हो, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। तुम मुझसे जो भी कराना चाहोगे, मैं वही करूंगी। राघव के चेहरे के भाव अजीब हो गए। उसने एक बेबस मुस्कान दी, यह महसूस करते हुए कि उसने उसे गलत समझा था। अपराधबोध की एक हल्की लहर उसे महसूस हुई। उसने उसकी शांत निगाहों को देखा, एक गहरी सांस ली और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अपनी बाहों में उठा लिया और विश्राम कक्ष की ओर ले गया। रिया ने कोई विरोध नहीं किया। जैसे ही उसे जमीन से ऊपर उठाया गया, उसकी आंखें शांत बनी रहीं और उसके होठों पर एक हल्की, विजयी मुस्कान तैर गई। वह नज़र जैसे कह रही थी, मेरे नायक, तुम्हारा क्षण आ गया है। क्या तुम संतुष्ट हो? इन्फिनिट ट्रेन, बोगी 5, बनिंग हेवन हॉल नाम का एक कंपार्टमेंट। प्रोजेश फर्श पर पालथी मारकर बैठा था, उसकी आंखों में हत्यारा इरादा, किलिंग इंटेंट चमक रहा था और वह अपने सामने रखे टंगस्टन क्रूसिबल भट्टी का पात्र को घूर रहा था। उसके अंदर उसके सारे थर्मल अंडरवियर रखे थे। वह उन सबको एक साथ जलाने वाला था। क्या अग्नि देव थर्मल पहनते हैं? शायद यह एक दार्शनिक प्रश्न था, लेकिन प्रोजेश को उत्तर पहले से ही पता था, वह उन्हें फिर कभी नहीं पहनेगा। वे न तो स्टाइलिश थे और न ही उसके अग्नि धारण करने वाले व्यक्तित्व के योग्य थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बदतमीज थर्मल रंग छोड़ते हैं। ऐसी अपवित्र चीजें जो मेरी साधना में बाधा डालती हैं, इन्हें कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? दांत किटकिटाते हुए प्रोजेश ने अपना रिकॉर्डर उठाया, वही जिसका उपयोग उसने राघव के लिए विदाई संदेश छोड़ने के लिए किया था, और उसे मजबूती से पकड़ लिया। ये सम्राट अब, क्लिक, उसकी उंगलियां गलती से स्विच से टकरा गईं। वह नाटकीय संदेश अचानक शांत कमरे में गूंज उठा। भाई राघव, भाई राज, इन्फिनिट ट्रेन के सभी साथियों, कृपया मेरे अचानक चले जाने के लिए मुझे क्षमा करें।
प्रोजेश का चेहरा पीला पड़ गया। धत तेरे की! वह उसे बंद करने के लिए हड़बड़ाया। इस प्रक्रिया में वह लगभग उसे गिरा ही चुका था। घबराए हुए और लाल चेहरे के साथ उसने रिकॉर्डर को क्रूसिबल में फेंक दिया, ढक्कन जोर से बंद किया और चिल्लाया, जलो, सब जलकर राख हो जाओ। जैसे ही उसने क्रूसिबल पर आग की बौछार की, लपटें गरज उठीं। देखते ही देखते वे बेचारे थर्मल और रिकॉर्डर धुएं और राख में बदल गए। काले धुएं के साथ एक झुलसी हुई दुर्गंध उठी। प्रोजेश ने जल्दी से वेंटिलेशन स्विच चालू किया। एक बार जब हवा साफ हो गई तो उसने फर्श पोंछा, डेस्क साफ किया और सब कुछ बड़ी बारीकी से व्यवस्थित किया। फिर उसने अपना पसंदीदा गूमिंग एयर फ्रेशनर निकाला और कमरे में चारों ओर छिड़क दिया। एक पल बाद साफ चाय की पत्तियों की शांत सुगंध ने एक बार फिर कक्ष को भर दिया। और अब मेरे आंतरिक राक्षसों का शुद्धिकरण हो गया है। संतुष्ट होकर प्रोजेश ने क्रूसिबल उठाया और राख फेंकने के लिए बाहर निकला। जैसे ही सामग्री कचरे के डिब्बे में गिरी, एक धात्विक खनक गूंजी, कोई ठोस चीज अंदर गिरी थी। वह रुका, उसकी आंखें कचरे के डिब्बे पर टिक गईं। धूसर राख के बीच सोने की एक चमक छिपी थी। प्रोजेश के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अपनी 2 उंगलियों से कचरे को टटोला और सावधानी से बाहर निकाला। सोने का एक कंगन, वही कंगन जिसे उसने उस बेवकूफ़ी भरे कारनामे के दौरान अछनेरा बैंक के वॉल्ट तिजोरी से उठाया था। तब उसने सोचा था कि वह इससे कुछ प्रतीकात्मक बनाएगा, एक अवशेष या शायद कोई आध्यात्मिक पेंडेंट, ताकि अगर वह मर जाए तो अपनी विरासत पीछे छोड़ सके। लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह कमबख्त चीज़ पिघलने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने उसका पूरा मूड खराब कर दिया था। अब उसे दोबारा देखकर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी दिव्य ज्वालाओं से बच निकलो। नई जिज्ञासा के साथ प्रोजेश ने क्रूसिबल और कंगन को साफ किया और उन्हें वापस अंदर ले आया। लैब की ठंडी रोशनी में 9 जटिल सुनहरे फूलों से बना वह महिलाओं का कंगन अपनी उत्कृष्ट कारीगरी के साथ चमक रहा था। जाहिर तौर पर यह किसी हाई सिक्योरिटी वॉल्ट में रखी चीज़ थी, जो पुरानी दुनिया में बहुत कीमती रही होगी। हालांकि कयामत के बाद की इस दुनिया में सोने ने अपनी कीमत कब की खो दी थी। अब केवल ब्लड क्रिस्टल ही मायने रखते थे। प्रोजेश ने अपने लिए चाय का एक बर्तन तैयार किया, फिर कंगन की जांच करने के लिए बैठ गया। चाय की चुस्कियां लेते हुए उसने लापरवाही से अपनी उंगली से कंगन पर आग फेंकी, ये जानने के लिए कि इसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट क्या है। 1 कप, 2, कुछ मिनट बीत गए। टंगस्टन क्रूसिबल खुद लाल होकर नीचे से नर्म होने लगा था, लेकिन वह कंगन, जेमिनाई सेड, उस पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। वास्तव में वह पहले से भी ज्यादा चमक रहा था। प्रोजेश की आंखें फटी रह गईं। ये किस तरह का पदार्थ है? टंगस्टन 3400 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, जो सोने के गलनांक से 3 गुना अधिक है। तो फिर यह चीज़ जल क्यों नहीं रही? ये निश्चित रूप से कोई हाईटेक मिश्र धातु एलॉय होनी चाहिए। अत्यधिक गर्मी से समस्या होने की चिंता में उसने अंततः अपनी लौ बुझा दी और कंगन को एक तरफ रख दिया। लेकिन तभी कुछ भयानक घटित हुआ। लपटें गायब होने के बाद वह सुनहरा कंगन हिलने लगा। वह तपते हुए क्रूसिबल के भीतर किसी जीवित प्राणी की तरह धीरे धीरे छटपटा रहा था। प्रोजेश की आंखें पूरी तरह खुल गईं। वह ऐसे पीछे झटका जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। तत तुम राक्षस! कैरिज 3। राघव एक बार फिर तरोताजा महसूस कर रहा था। विश्राम कक्ष में रिया के गाल अभी भी लाल थे। उस रोमांचक मिलन के कुछ क्षणों बाद वह उठी, पूरी तरह निर्वस्त्र और शांति से फिर से कपड़े पहनने लगी। जीन्स और शर्ट के ऊपर वह हमेशा अपने सफ़ेद लैब कोट को ही प्राथमिकता देती थी। इससे उसे कपड़ों के चुनाव में समय बचाने में मदद मिलती थी। उसका एक नियम था, उसके अंतर्वस्त्र हमेशा मैचिंग सेट होने चाहिए, सिर्फ काले या बैंगनी। यह उसकी ओसीडी की आदत भी थी और स्त्री आत्मविश्वास की उसकी अपनी अभिव्यक्ति भी। राघव ने प्रशंसा के साथ उसे चलते हुए देखा। तुम अभी से वापस शोध के लिए जा रही हो? रिया मुड़ी और उसे शांति से देखा। फिर बिना किसी चेतावनी के उसने अपनी जीन्स के बटन फिर से खोलने शुरू कर दिए। उसके होंठ हल्के से मुड़े और उसने पूछा, अगर तुम दोबारा शुरू करना चाहते हो या थोड़ी देर गले लगना चाहते हो तो मुझे दोनों में कोई आपत्ति नहीं है। राघव के घुटने लगभग जवाब दे गए। उसने जल्दी से हाथ बढ़ाकर उसे रोका। हमें अपनी ऊर्जा बचानी चाहिए। हम अभी भी ध्रुवीय रात के बीच में हैं। रिया ने सिर हिलाया, अपना लैब कोट वापस पहना, अपना चश्मा ठीक किया और तुरंत उस ठंडे कुशल वैज्ञानिक मोड में वापस आ गई। वह मुड़ी और तेजी से बाहर निकल गई। उसे जाते हुए देखकर राघव ने मन ही मन आह भरी। वह एक तार्किक महिला का सबसे शुद्ध उदाहरण है। उसका जुनून उग्र और कच्चा है, कभी छिपा हुआ या संयमित नहीं। जब वह इसे दिखाती है तो पूरी ईमानदारी के साथ, जैसे पिघला हुआ लावा फूट रहा हो। तभी उसकी आंखों के सामने एक लाइट स्क्रीन पॉप अप हुई।
अलर्ट, गैर यांत्रिक भय ऊर्जा की घुसपैठ का पता चला है। क्या? राघव का चेहरा तुरंत बदल गया। वह उछलकर खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर भागा। रिया ने उसकी जल्दबाजी पर ध्यान दिया और पूछा, क्या हुआ? बिना जवाब दिए राघव ने हेल्स ब्लैक क्राइसेंथेमम की ओर देखा। वहां कुछ भी असामान्य नहीं था। क्या तुम्हें बोगी के अंदर कुछ अजीब महसूस हो रहा है? रिया तुरंत समझ गई। उसने सामने के गलियारे की जांच की, फिर पीछे की ओर मुड़ी। अचानक उसकी भौहें तन गईं। इस तरफ कुछ गलत है। क्राइसेंथेमम के साथ जुड़ने के बाद से वह डार्क एनर्जी के प्रति अतिसंवेदनशील हो गई थी। उसके सिर पर लगा गुलाबी फूल वापस एक कली में सिमट गया था, जो स्पष्ट रूप से प्रतिक्रिया दे रहा था। जेमिनाई सेड। बिना किसी हिचकिचाहट के राघव उसके पीछे चल दिया। वे कैरिज 3 से कैरिज 5 की ओर भागे, जहां राज अपनी रोरो गैटलिंग गन की मरम्मत कर रही थी। उन्हें देखते ही वह खड़ी हो गई और पूछा, क्या बात है भाई राघव? एक गंभीर स्थिति है, राघव ने कठोर स्वर में कहा। राज ने तुरंत अपना हथियार उठा लिया, युद्ध के लिए तैयार। जैसे ही वे कैरिज 6 में घुसने वाले थे, रिया अचानक रुक गई। क्या हुआ? इस रास्ते पर नहीं है। वह पीछे मुड़ी और सीधे प्रोजेश के कमरे की ओर दौड़ी। फायर ब्रो, अगर मेरी इंद्रियां सही हैं तो वह यही है, रिया ने ठंडे स्वर में कहा। राघव तुरंत उसके सामने आ गया और अपने कम्युनिकेटर के जरिए अतिरिक्त मदद बुलाई। कुछ ही पलों में इन्फिनिट ट्रेन के सभी मुख्य सदस्य पहुंच गए। पूनम अपने ब्लैक हॉक आर्मर में, कीकी अपने मानसिक ढाल के साथ तैयार, और यहां तक कि रजिता भी अपनी नींद भरी आंखों के साथ एक विशाल हथौड़ा घसीटती हुई आ पहुंची। क्या हो रहा है? पूनम ने तीखे स्वर में पूछा। अब फायर ब्रो को क्या हुआ? कीकी ने भौहें सिकोड़ी। राक्षस का हमला, रजिता ने जम्हाई लेते हुए पूछा। कैप्टन राघव। सुमी ने बंद दरवाजे की ओर देखा। राज थोड़ी असहज दिख रही थी। उसने अभी अभी अपने गियर साफ किए थे। क्या वाकई उससे कोई संकेत छूट गया था? राघव ने अपने दोनों हाथ उठाए। हमने डार्क एनर्जी में उछाल महसूस किया है। सतर्क रहें। कीकी ने अपनी आंखें सिकोड़ी। नहीं, मुझे मत बताना कि उसने। वह बीच में ही रुक गई। पीछे हटो, मैं इसे खोलती हूँ। उसने मानसिक ढाल बनाए और दरवाजा खोलने ही वाली थी कि धड़ाम, बनिंग हेवन हॉल लेबल वाला दरवाजा खुल गया। फायर ब्रो प्रोजेश वहां खड़ा था। उसके हाथ आग से जल रहे थे और वह बुरी तरह घबराया हुआ लग रहा था। सब पीछे हट जाओ, यहाँ एक ईरी अजीब चीज है। तनाव चरम पर पहुंच गया। राघव ने देखा कि फायर ब्रो सुरक्षित है और उसने राहत की सांस ली। 20 लेई क्लास ड्रोन्स अंदर उड़े और कमरे की तलाशी लेने लगे। सब पीछे, राघव ने आदेश दिया, लेकिन स्कैन में कुछ नहीं मिला। सब लोग खाली नजरों से देखने लगे। कैसी अजीब चीज? कहाँ है? मुझे पता है कि वह यही है, रिया ने जोर देकर कहा। उसकी भौहें तनी हुई थीं। प्रोजेश ने फर्श पर रखे क्रूसिबल की ओर इशारा किया। वह इसके अंदर है। कुछ बहुत अजीब हुआ है। देखो, कीकी ने अपनी शक्तियों से क्रूसिबल को ऊपर उठाया। उसके अंदर एक सुनहरा कंगन हवा में तैर रहा था, जो मुड़कर एक्स के आकार में बदल गया था। उसकी चमक सिर्फ सोने जैसी नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी विशेष शक्ति से भर गया हो। एक बैंक की तिजोरी में। क्या तुम मजाक कर रहे हो? राघव ने अपना सिर पकड़ लिया। वहां तो सोना और नकदी होनी चाहिए थी, यह अभिशप्त चीज वहां क्या कर रही थी? पूनम ने अपनी गन की ग्रिप को और मजबूती से पकड़ लिया। अगर यह उस रेडियो जैसा ही कुछ है तो हमें इसे तुरंत नष्ट कर देना चाहिए। हम अपनी ट्रेन पर एक और मूवी नहीं चाहते। रिया धीरे धीरे क्रूसिबल के पास पहुंची। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा थी। हटो मत, उसने राघव से कहा जब वह उसे पीछे खींचने लगा। ये रेडियो से अलग है। रेडियो एक माध्यम था, लेकिन ये कंगन, यह एक कंटेनर पात्र जैसा लग रहा है। यह ऊर्जा को सोख रहा है, उसे फैला नहीं रहा। कीकी ने अपनी मानसिक शक्तियों से कंगन को और करीब से महसूस करने की कोशिश की। प्रोजेश, तुमने कहा कि तुमने इसे पिघलाने के लिए अपनी आग का इस्तेमाल किया था। हाँ, घंटों तक। प्रोजेश अभी भी पसीने से तरबतर था। जितना ज्यादा मैंने इसे जलाया, यह उतना ही ज्यादा जिंदा होता गया। राघव ने अपनी मैकेनिकल हॉट क्षमता को सक्रिय किया और उसकी नज़रें बदल गईं। उसकी आंखों में अब धातु के रेशे और सर्किट दिखने लगे थे। उसने कंगन को स्कैन करना शुरू किया। ये धातु नहीं है। राघव की आवाज़ भारी हो गई। कम से कम वह धातु नहीं जिसे हम जानते हैं। इसके भीतर कोई परमाणु संरचना नहीं दिख रही। ये तो जैसे जमे हुए दर्द से बना हो। अचानक वह एक्स आकार का कंगन तेजी से घूमने लगा। उससे एक तीखी धातु जैसी चीख गूंजी जिसने कमरे में मौजूद सभी लोगों के कानों में दर्द पैदा कर दिया। सब पीछे हटो, राघव चिल्लाया।
कंगन से सुनहरी लपटें निकलने लगीं, लेकिन वे प्रोजेश की आग की तरह गर्म नहीं थीं। वे बर्फीली ठंडी थीं। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा और दीवारों पर बर्फ की परतें जमने लगीं। रजिता ने अपना भारी हथौड़ा ऊपर उठाया। क्या मैं इसे तोड़ दूं? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। रुको, राघव ने उसे रोका। उसने देखा कि कंगन की सुनहरी रोशनी अब नीली पड़ने लगी थी। ये हमारी ट्रेन के इंजन से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। यह ऊर्जा का भूखा है। जेमिनाई सेड। अध्याय 307, 90,000 मील की उड़ान। वर्जित वस्तु। सुमी उलझन में लग रही थी। वर्जित वस्तुओं फॉरबिडन आइटम्स के बारे में अफवाहें और अध्ययन पहले से होते रहे हैं। फेडरेशन के समय में स्पेशल आइटम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट नाम का एक विभाग हुआ करता था। वे अजीबोगरीब संस्थाओं की नहीं, बल्कि उन वस्तुओं की जांच करते थे जो विशिष्ट डरावनी घटनाओं को जन्म दे सकती थीं। ये वस्तुएं मूल रूप से ब्लू प्लैनेट पर मौजूद थीं, लेकिन कयामत के दिन के बाद वे अजीब घटनाएं पैदा करने लगीं। लोगों का मानना है कि वे किसी रहस्यमयी शक्ति से दूषित होकर असाधारण वस्तुओं में बदल गई हैं। प्रोजेक्ट एंजल में ऐसी वस्तुओं को वर्जित वस्तुओं के रूप में लेबल किया गया था। ये क्षेत्रीय या संक्रामक डरावनी असाधारण घटनाएं पैदा करने में सक्षम विशिष्ट वस्तुओं को संदर्भित करती हैं, रिया ने समझाया। हमें ये पहले से ही पता है, कीकी ने बीच में ही टोक दिया। तुम सबके ट्रेन पर आने से पहले हम सिंगूर शहर के पास राज पहाड़ों में 1542 डाक रेडियो से टकरा चुके हैं। वह एक वर्जित वस्तु द्वारा शुरू की गई एक डरावनी घटना थी। हाँ, उसने हमें बुरी तरह डरा दिया था। हमें लगा कि वहां भूत है। रजिता ने जोर शोर से सिर हिलाया। सुमी की आंखें फैल गईं। वह रामपुरहाट शहर में राघव के साथ अलाव पार्टी बोनफायर पार्टी में शामिल हुई थी और उसे 1542 रेडियो के बारे में पता था। लेकिन अब राघव को इसका उल्लेख करते हुए सुनकर उसे एहसास हुआ कि इन्फिनिट ट्रेन का वास्तव में उससे सामना हुआ था। उस समय 3 काफिलों ने रात के दौरान सिग्नल मिलने की सूचना दी थी, यहाँ तक कि लोग लापता भी हो गए थे। तो आपकी टीम वास्तव में उस भयानक रेडियो से टकराई थी। क्या कोई गायब हुआ था? सुमी ने पूछा। राघव ने सिर हिलाया और संक्षेप में बताया कि क्या हुआ था। वह वास्तव में भूतिया नहीं था, लेकिन वह चीज़ वाकई खतरनाक है। वह लोगों को किसी तरह की रेडियो फ्रीक्वेंसी में खींच सकती है और डर के माध्यम से उन पर मानसिक हमला कर सकती है, जिससे उन्हें उनके सबसे बुरे डरावने सपने दिखाई देने लगते हैं। इसीलिए इस तरह की वस्तुओं को मानक ईरी एंटिटी अजीबोगरीब जीव के तर्क से नहीं आंका जाना चाहिए। वे हमारी वर्तमान क्षमता प्रणालियों की समझ से बहुत परे हैं। रिया ने आगे कहा, ये स्काई मशरूम टावर के माइसेलियल भ्रम जैसा ही है, बस अंतर यह है कि एक भयानक है और दूसरा आनंदमय। तो क्या इसका मतलब यह है कि ध्रुवीय रात के दौरान कुछ भ्रम साधारण वस्तुओं को वर्जित वस्तुओं में बदल सकते हैं? राज ने पूछा। अब तक का हमारा सबसे अच्छा अनुमान यही है। बहुत बातें हो गईं, राघव बुदबुदाया, उसकी आंखें तैरते और घूमते हुए सोने के कंगन को घूरते हुए गहरी हो गईं। वर्जित वस्तु शब्द सुनते ही उसे सिरदर्द होने लगा था। पिछली बार इस तरह की चीज ने उसे लगभग बर्बाद कर दिया था, लेकिन अब ईरी क्यूब इन्फिनिट ट्रेन की सुरक्षा कवच बन गया था। ये यहाँ तक कि ब्लैक स्मोक को मैकेनिकल सोर्स पॉइंट्स में बदल देता था। उसके मन में मिली जुली भावनाएं थीं, प्यार भी और नफरत भी। जेमिनाई सेड। और अब बिना किसी चेतावनी के एक और ऐसी ही चीज उसकी ट्रेन पर आ गई थी। इसने उसे फिर से रक्षात्मक मुद्रा में ला दिया। कोई नहीं कह सकता था कि यह चीज किस तरह का खतरा पैदा कर सकती है। उसने सभी को पीछे हटने का इशारा किया, फिर हाथ उठाकर एक यांत्रिक धातु की भुजा मैकेनिकल आर्म बनाए और उसे सुनहरे कंगन की ओर बढ़ाया। लेकिन जैसे ही धातु का ग्रिपर करीब पहुंचा, तैरते हुए कंगन ने अचानक चारों दिशाओं में अत्यंत महीन नीली लपटें छोड़ना शुरू कर दिया। वे इतनी धुंधली थीं कि पारदर्शी हवा की तरह लग रही थीं। उस पल में पूरी बोगी भीषण गर्मी से भर गई और तापमान तेजी से बढ़ गया। उसका धातु का ग्रिपर तुरंत पिघलकर पिघला हुआ लोहा बन गया और नीचे क्रूसिबल में टपकने लगा। सिर्फ ग्रिपर ही नहीं, जल्द ही क्रूसिबल खुद भी लाल तप्त हो गया और गर्मी के कारण पिघलने लगा। उच्च तापमान वाली हवा की एक लहर कैरेज 5 में फैल गई, जिससे सभी को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। गर्मी किसी विस्फोट की लहर की तरह आगे और पीछे की बोगियों की ओर बढ़ी। राघव ने तुरंत अपना एटी फील्ड शील्ड सक्रिय किया। उसकी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। शुक्र है कि लपटें केवल कुछ सेकंड तक रहीं। अगर यह सिलसिला जारी रहता तो कंगन को बाहर फेंकने का मौका मिलने से पहले ही पूरी बोगी पिघल सकती थी। ये चीज इतनी गर्मी छोड़ सकती है? धत, ये तो भयानक है। सतर्क रहो, सुमी। कैप्टन राघव, अपनी सावधानी कम मत करना। कीकी, राघव ने पुकारा। मैं संभालती हूँ,
कीकी ने उड़ते हुए जवाब दिया। सुमी, इसे यहाँ से बाहर फेंको, जल्दी। जैसे ही कीकी अपनी टेलीकिनेसिस का उपयोग करने वाली थी, साक्षी, जो अपनी आधी जली हुई पैंट के साथ क्रूसिबल के पास खड़ी थी, अविश्वास से देखने लगी। कंगन की चमक अभी पूरी तरह से फीकी नहीं पड़ी थी और वह अब थोड़ा डगमगाते हुए तैर रहा था। रिया ने अचानक अपने मिडल 7 फ्लेम हॉट को सक्रिय किया और घोषणा की, अब मैं समझी। यह एक अग्नि तत्व का खजाना है, इसे अपने मालिक से जुड़ने के लिए रक्त की एक बूंद चाहिए। रक्त की बूंद गई तेल लेने। कीकी चिल्लाए और कचरे के डिब्बे से एक खाली कैन सीधे उसके सिर की ओर फेंका। ये समय इन बातों का नहीं है। क्या होगा अगर यह चीज ट्रेन को ही जला दे? रिया शर्मिंदा दिखी, फिर गंभीरता से बोली, तुम्हारा मतलब है? वह गर्मी सिर्फ आग नहीं थी, उसने पहले तुम्हारी आग को सोख लिया था। राघव ने अपनी आंखें सिकुड़ीं। क्या तुम्हें यकीन है? मैं। प्रोजेश हिचकिचाया, फिर उसने एक साहसी कदम उठाया, उसने अपना हाथ बढ़ाकर नंगे हाथों से सुनहरे कंगन को पकड़ लिया। सबकी सांसें थम गईं, यहाँ तक कि राघव का दिल भी एक पल के लिए धड़कना भूल गया। लेकिन कुछ नहीं हुआ, कंगन में आग नहीं लगी। वह बस एक साधारण आभूषण की तरह शांति से उसकी हथेली पर तैरता रहा। सबने अपनी सांसें रोक रखी थीं। प्रोजेश का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन सबको अपनी ओर घूरते देख उसने तुरंत एक गर्व भरा चेहरा बनाया और किसी महान जादूगर की तरह एक तरफ मुड़ गया। देखा, मैंने कहा था ना। उसने अपनी हथेली खोली, कंगन वहीं मंडरा रहा था। जैसे ही उसने सोचा कि लोग अब शांत हो जाएंगे, उनके चेहरे के भाव और भी हैरान करने वाले हो गए। रजिता की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। फायर ब्रो, तुम? प्रोजेश को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने चारों ओर देखा। अचानक सब इतने छोटे क्यों लगने लगे? उसने नीचे देखा और महसूस किया, वह जमीन से ऊपर तैर रहा था। फायर ब्रो उड़ रहा है। पूनम चिल्लाई। राघव और कीकी सहित हर कोई विस्मय में देख रहा था। प्रोजेश अब अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री की तरह वजनहीन होकर हवा में तैर रहा था। अरे, यह क्या? प्रोजेश ने हवा में हाथ पांव मारना शुरू कर दिया, जैसे वह तैर रहा हो, लेकिन वह नीचे नहीं आ पा रहा था। वह तभी नीचे उतर पाया जब उसने छत को धक्का दिया। सब उसे सन्न होकर देखते रहे, यहाँ तक कि रिया भी गंभीर दिखी। एंटी ग्रेविटी प्रति गुरुत्वाकर्षण विज्ञान में नेगेटिव मास नकारात्मक द्रव्यमान की संभावना को कभी नकारा नहीं गया है, लेकिन एंटी ग्रेविटी का समर्थन करने वाला कोई सबूत कभी नहीं मिला था अब तक। राघव को थोड़ी राहत महसूस हुई। क्या तुम ठीक महसूस कर रहे हो? प्रोजेश ने खुद को जमीन पर टिकाए रखने के लिए एक हैंडल पकड़ा और जवाब दिया, भाई राघव, मुझे कोई परेशानी महसूस नहीं हो रही है। फिर उसने कंगन आगे बढ़ाया। क्या आप इसकी जांच करना चाहेंगे? राघव ने हाथ बढ़ाया, फिर रुक गया। बिल्कुल नहीं। प्रोजेश के पास अग्नि आधारित शक्तियां थीं, शायद इसीलिए वह प्रभावित था। राघव ने इसके बजाय मैकेनिकल स्कैन सक्रिय किया। स्कैन विफल, गैर यांत्रिक ऊर्जा का पता चला। सुमी ने भौहें सिकोड़ीं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि यह वास्तव में एक वर्जित वस्तु है, उसने मैकेनिकल डिवाउरिंग यांत्रिक भक्षण का उपयोग करने की कोशिश की। आखिरकार उसने पहले ईरी क्यूब इसी तरह प्राप्त किया था। प्रगति पट्टी प्रोग्रेस बार दिखाई दी। भक्षण 10%, 30%, 50%, 80%। भक्षण पूर्ण। डिकंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। सामग्री में बदलें। सोना बाय 0.05। जैसे ही यह समाप्त होने वाला था, एक होलोग्राफिक प्रॉम्प्ट सामने आया। राघव ने माथे पर बल डाला और भक्षण की प्रक्रिया को बीच में ही रोक दिया। वह प्रोजेश की ओर मुड़ा। फायर ब्रो, इसका फिर से परीक्षण करो। अगर यह कंगन तुम्हें बिना किसी दुष्प्रभाव के हवा में तैरने देता है, तो शायद तुम्हारी अग्नि शक्तियां तुम्हें उड़ने में मदद कर सकती हैं। यह विचार राघव के दिमाग में अभी अभी आया था। उसने 1542 रेडियो को निगलने की कोशिश की थी, लेकिन वह डर की ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर पाया था। ये केवल संयोग था कि मैकेनिकल हॉट ने प्रतिक्रिया दी और ईरी क्यूब बना। लेकिन ये कंगन, इसकी आग और एंटी ग्रेविटी प्रभाव दोनों ऐसी चीजें थीं जिन्हें शायद फायर ब्रो नियंत्रित कर सके। इसे कबाड़ की तरह इस्तेमाल करना बर्बादी होगी। प्रोजेश की आंखें ऐसे चमक उठी जैसे उसे कोई ज्ञान प्राप्त हो गया हो। उसने कंगन को वापस लिया और उसे एक तीव्र चमक के साथ घूरा। अगर यह चीज़ उसे एंटी ग्रेविटी मोड में रख सकती है, तो क्या आग का एक विस्फोट उसे उड़ने के लिए धक्का नहीं देगा? वह सच में अग्निदेव बन जाएगा। उसके दिमाग में एक स्पष्ट छवि बनी जिसमें वह किसी देवता की तरह आसमान में उड़ रहा है। उत्साह के मारे उसकी नब्ज तेज हो गई। भाई राघव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे इसे एक मौका देने दें। इसके साथ ही उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और कैरिज 5 के स्वचालित दरवाजे की ओर तैरने लगा।
हर कोई जिज्ञासा और चिंता के मिश्रण के साथ उसे देखते हुए एक तरफ हट गया। क्या तुम्हें यकीन है? कीकी ने भौहें सिकुड़ी। मुझे लगता है राघव की बात में दम है, पूनम ने कहा। रजिता ने अपनी बाहें सिकुड़ी। बस उसे देखो, वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक वह कोशिश नहीं कर लेता। हमें सावधान रहने की जरूरत है, रिया ने चेतावनी दी। हम वर्जित वस्तुओं के बारे में बहुत कम जानते हैं। राज और सुमी दोनों ने सिर हिलाया। जेमिनाई सेड, सावधान रहना फायर ब्रो। ट्रेन बहुत तेज चल रही है, अगर तुमने जल्दबाजी की तो। सुमी ने चेतावनी दी। राघव कीकी की ओर मुड़ा। नन्ही, इसके साथ जाओ। हमें इस चीज के गुणों के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। इसे बिना जांचे ट्रेन पर छोड़ना सुरक्षित नहीं है। कीकी ने आह भरी। ठीक है। इन्फिनिट ट्रेन भाग 2 जारी। कैरिज 5 का स्वचालित दरवाज़ा सरक कर खुला और गोबी रेगिस्तान की ठंडी तेज हवा का एक झोंका अंदर आया, जिसने कुछ ही पलों पहले ट्रेन में भरी गर्मी को उड़ा दिया। चलो, कीकी ने शांत भाव से कहा। वह बाहें सिकुड़े दरवाजे पर तैर रही थी और पीछे मुड़कर रिया की ओर देख रही थी। लेकिन रिया शांत होने से कोसों दूर थी। उसने अपनी कलाई घुमाई, सुनहरा कंगन अपनी बांह पर चढ़ाया और अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। लाल आग की एक धार फूट पड़ी, उसकी अग्नि शक्ति का पूर्ण प्रदर्शन। आग के उस झटके रिकॉइल ने उसे धीरे धीरे ट्रेन से बाहर की ओर धकेल दिया। सब लोग नज़ारा देखने के लिए दरवाजे की ओर लपके। जैसा कि उसने दावा किया था, उसने खुद को हवा में धकेलने के लिए अपनी लपटों का इस्तेमाल किया। हालांकि शुरुआत में गति धीमी थी, उसे उड़ान भरने का कोई पिछला अनुभव नहीं था, और ध्रुवीय रात के गोबी रेगिस्तान ने उसे भ्रमित कर दिया, यहाँ तक कि यह बताना भी मुश्किल था कि ऊपर कौन सी दिशा है और नीचे कौन सी। लेकिन वह जानती थी कि हर कोई, यहाँ तक कि अन्य काफिले भी, शायद उसे देख रहे होंगे। और कीकी ठीक पीछे थी, उसे किसी भी पल संभालने के लिए तैयार। वह, जो खुद को अग्नि की देवी कहती थी, इस अवसर पर खुद को साबित कैसे न करती। दृढ़ संकल्प के साथ अपने होंठ चबाते हुए रिया ने अपनी घबराहट पर काबू पाया। धीरे धीरे ही सही, उसने अपनी लपटों और शरीर के संतुलन को नियंत्रित करना सीख लिया। वह कुछ स्थिरता के साथ उड़ने लगी और गति पकड़ ली। गोबी के रात के आसमान में उसके पीछे लाल जेट की लकीर मैकरिंग की तरह जल रही थी, और वह हवा की बाधाओं को चीरते हुए बादलों की ओर ऊपर निकल गई। ध्रुवीय रात खतरनाक है, हाँ, लेकिन यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जिसे मानवता ने अभी तक खोजा नहीं है, रिया बुदबुदाई। उसके हाथ जेब में थे और उसकी नज़रें आसमान पर टिकी थीं। एंटी ग्रेविटी ऊर्जा, चेतना से जुड़े पौधे, स्काई मशरूम टावर, लाशों के चरवाहे, कॉप्स शेपर्ड और विनाशकारी वनस्पतियां। ध्रुवीय रात में प्रवेश करने के एक दिन के भीतर ही उनका इन सब से सामना हो गया था। इनमें से कई खोजों ने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान की बुनियादी नींव को ही चुनौती दी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी गहराई से प्रभावित थी। राघव के चेहरे के भाव जटिल हो गए। ध्रुवीय रात में उनका प्रवेश दुर्भाग्य और आशीर्वाद दोनों था। वह जानता था कि अन्य लोग इतने भाग्यशाली नहीं रहे थे, जैसे फीनिक्स और नाइट ब्लेड काफिले। वे भाग रहे थे केवल एक ही लक्ष्य के साथ, अंधेरे से बचना, भोर तक पहुंचना। लेकिन किसी दिन मानवता पूरी तरह से ध्रुवीय रात की चपेट में होगी, और जो जीवित बचेंगे उन्हें इसके भीतर की हर चीज का सामना करना होगा। वर्जित वस्तुएं, विनाशकारी वनस्पतियां, पूनम ने आह भरी। हम अंधेरे के बारे में बहुत कम जानते हैं, लेकिन जो हमने स्काई मशरूम टावर में देखा, उसे देखते हुए शायद रात के जीव हमारे बारे में हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा जानते हैं। उसकी बातों पर सब खामोश हो गए। उनके दिलों में एक अनजाना बोझ बैठ गया। लेकिन राघव की आंखें चमक उठीं। सकारात्मक पक्ष देखें तो फायर ब्रो अब उड़ सकता है। क्या इससे हमारा इन्फिनिट कॉनॉय और मजबूत नहीं हो जाता? अंधेरा मानवता को विकसित होने के लिए मजबूर कर सकता है। ये खतरनाक वर्जित वस्तुएं, शायद ये ऐसे उपकरण हैं जिन्हें हम अपने वश में कर सकते हैं, उसने रिया की ओर मुड़ते हुए कहा। क्या स्पेशल आइटम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का पूरा मकसद यही नहीं है? रिया ने सिर हिलाया। बिल्कुल, हम अंधेरे का अध्ययन केवल जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि एक दिन उस पर विजय पाने के लिए करते हैं। वो एक जंगली उत्तेजित चीख अंधेरे सन्नाटे में गूंज उठी। वह प्रोजेश था। उसका चेहरा शुद्ध आनंद से दमक रहा था। उड़ान, वह शक्ति जिसका उसने इतने लंबे समय से सपना देखा था, अब हकीकत थी। और वह खुशी से चिल्लाए बिना नहीं रह सका। इंसानों ने हमेशा उड़ने की चाहत रखी है, ये हमारे डीएनए में है। विशाल गोबी की रात में प्रोजेश किसी दिव्य धनुष से छूटे चांदी के तीर की तरह आसमान को चीर रहा था। हवा उसके कानों के पास फटे हुए रेशम की तरह गरज रही थी। उसका हर गोता आग से बनी सटीकता के साथ आसमान को काट रहा था, और हर चढ़ाई सितारों के बिखरे टुकड़ों पर चढ़ने जैसी महसूस हो रही थी।
वह ऊपर से किसी उल्कापिंड की तरह नीचे झपटा और तेज रफ्तार इन्फिनिट ट्रेन के समानांतर उड़ने लगा। भाई राघव, वह आसमान से चिल्लाया, टिप के लिए धन्यवाद, ये चीज़ कमाल की है। ट्रेन के साथ उड़ते हुए उसने नीचे टीम की ओर और पास में तैरती हुई कीकी की ओर देखा, जो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं लग रही थी। गर्व से मुस्कुराते हुए उसने कविता की एक पंक्ति दोहराई, देवियों और सज्जनों, जब राजहंस हवा के साथ उड़ान भरता है तो वह 90,000। धड़ाम। इससे पहले कि वह अपनी कविता पूरी कर पाता, वह पटरी के किनारे एक चट्टान की दीवार से जा टकराया और नज़रों से ओझल हो गया। फायर ब्रो! हर कोई सन होकर चिल्लाया और उसे खोजने के लिए बोगी से बाहर झुक गया। राघव जोर से कोसना चाहता था, धत तेरे की, यह आदमी बिना देखे कोई कैसे उड़ सकता है? उस गति से तो वह मर जाएगा। तभी ऊपर से एक आवाज़ आई, मैं ठीक हूँ। मैंने उसे पकड़ लिया, कीकी बुदबुदाई और अपनी आंखें घुमाईं। उसने हाथ उठाया और एक पल बाद फायर ब्रो अपनी जलती हुई लकीर के साथ फिर से दिखाई दिया। वह रेत की टूटी हुई दीवार को चीरता हुआ निकला, जमीन पर कुछ बार लुढ़का और फिर से उड़ान भर ली। पिछली सारी शानो शौकत गायब हो गई थी। अब एक बेहद गंभीर चेहरे के साथ उसने घोषणा की, आगे का रास्ता साफ है। भाई राघव, इलाका स्थिर है और हमारी इन्फिनिट ट्रेन का कवच हमेशा की तरह मजबूत है। उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाकी सब, उफ। रजिता ने अपना चेहरा ढंक लिया और कराहते हुए बोली, राघव गे, क्या तुम उसे थोड़ा दूर उड़ने के लिए कह सकते हो? मुझे सोना है। जाओ सो जाओ। राघव थोड़ा हंसा और उसका सिर थपथपाया। रजिता ने जम्हाई ली और चली गई। रिया भी मुड़ी और चुपचाप निकल गई। सुमी और राज ने एक दूसरे को अजीब नज़रों से देखा। कैप्टन राघव, मैं अपनी शिफ्ट संभालने जा रही हूँ। भाई राघव, मैंने अभी तक अपनी राइफल ठीक नहीं की है। दोनों ने जल्दी से बहाने बनाए और वहां से खिसक लीं। अब केवल पूनम बची थी जो एक जटिल भाव के साथ आसमान को देख रही थी। वह चिंता में राघव की ओर मुड़ी। तुम्हें यकीन है कि यह सुरक्षित है? वह ठीक रहेगा, राघव ने हाथ बांधकर कहा। वह हमारा गौरवशाली फायर ब्रो है। इससे भी बुरे हालातों से गुजरा है। वह बच जाएगा, उसे थोड़ा समय देते हैं। कीकी को भी। क्यों? पूनम ने पूछा। अगर हम यहाँ से नहीं गए तो वह अपनी गरिमा के साथ वापस कैसे आएगा? उसने हंसी रोकने के लिए अपना मुंह ढांक लिया, फिर आराम करने चली गई। जब पूनम और बाकी सब चले गए तो राघव ने अपने कम्युनिकेटर का उपयोग किया। फायर ब्रो ध्रुवीय रात के दौरान बहुत अधिक आग अनचाहे खतरों को आकर्षित कर सकती है। बेहतर होगा कि जल्दी वापस आ जाओ। समझ गया भाई राघव, प्रोजेश ने तुरंत उत्तर दिया। राघव पीछे की बोगी की ओर चल दिया। जब रास्ता साफ हो गया तो प्रोजेश ने पूरी ताकत लगाई और आखिरकार कैरेज 5 में वापस आने का रास्ता खोज लिया। जमीन पर उतरते ही उसने अपने शरीर से धूल झाड़ी और देखा कि उसके कपड़े चिथड़े चिथड़े हो गए थे। वह टक्कर वाकई जोरदार थी। अब अकेला पाकर उसने एक लंबी आह भरी। ये कुछ ज्यादा गरिमापूर्ण नहीं था। उड़ना मज़ेदार था, लेकिन उसे अभी भी पूर्ण नियंत्रण हासिल नहीं था। हालांकि थोड़े अभ्यास के साथ वह निश्चित रूप से सुधार कर लेगा। उसने उस पावर आर्मर सूट की ओर देखा जो राघव ने उसे दिया था। पहले उसे इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी, अग्नि शक्तियों के कारण इसे पहनना थोड़ा पेचीदा था। लेकिन अब यह उड़ते समय उसके कपड़ों को फटने से बचाने में मदद कर सकता था और अतिरिक्त सुरक्षा भी दे सकता था। उसका शरीर पहले से ही सुपरह्यूमन था, लेकिन हवा के वे तेज थपेड़े, वे अभी भी दर्दनाक थे। एक नई प्रेरणा के साथ प्रोजेश ने क्रूसिबल उठाया। वह उस कंगन और उसकी पारदर्शी अग्नि धाराओं का अध्ययन करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। शुरू से ही उसने इसकी भयानक गर्मी पर ध्यान दिया था। यह उसकी स्काईफायर स्वॉर्ड से भी अधिक शक्तिशाली थी। उसने कुछ आरामदायक कपड़े बदले, एक बर्तन चाय बनाई और जांच करने के लिए बैठ गया। वर्जित वस्तु, ऐसी चमत्कारिक चीज के बारे में इतना वर्जित क्या है? यह मुझे उड़ने देती है, यह आग उगलती है, हवा और ज्वाला का एक आदर्श चक्र। उसने कंगन की ओर देखा, जो अब अनंत के प्रतीक $इन्फिनिटी डॉलर के आकार में मुड़ा हुआ था। चलो, मैं तुम्हें इन्फिनिट रिंग पुकारूंगा। वह मुस्कुराया। बेहतरीन, एकदम बेहतरीन।